इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, जो कि हम बात करेंगे। क्या है दोस्तों, यहाँ पे अपनी सेना को जाने महोत्सव जो है आयोजित किया गया दोस्तों। तो कहां पे आयोजित किया गया ये ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो है इस महोत्सव का आयोजन किया गया। कौन सा महोत्सव दोस्तों, अपनी सेना को जाने महोत्सव। ये जनवरी में दोस्तों ध्यान रखिएगा 5 से 7 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। किस उपलक्ष्य में किया गया था दोस्तों, तो ये 15 जनवरी जो कि सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसी उपलक्ष्य में ये अपनी सेना को जाने महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कब ये सेना दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, जनवरी में। ये डेट भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, देश का पहला एक्सपो सेट मिशन जो है लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, वहीं से जो कि इसरो का लॉन्च मिशन जो है, इसरो जितने भी अपने लॉन्च करता है रॉकेट वगैरह, इसी श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है दोस्तों। पुलिकट झील के पास में है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी पूछ सकता है कि पुलिकट झील के पास कौन सा जो है इसरो का स्पेस स्टेशन है, तो ध्यान रखिएगा ये श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन है। और यहीं से दोस्तों देश का पहला, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि ये देश का पहला एक्सपो सेट है, ठीक है, मिशन। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि इस एक्सपो सेट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सपो सेट का अगर हम फुल फॉर्म लिख दें यहाँ पे, तो ये है ध्यान रखिएगा एक्सरे, ठीक है, एक्सरे पोलारीमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा मीटर, पोलारीमीटर, ठीक है, सैटेलाइट। ये इसका जो है फुल फॉर्म है किसका दोस्तों, एक्सपो सेट का, यानी कि एक्सरे, ठीक है, पोलारीमीटर सैटेलाइट, ये इसका फुल फॉर्म है। और इस मिशन को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखिएगा। रॉकेट भी आपसे पूछ सकता है भाई किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये जो है PSLV C58, ठीक है, PSLV C58 रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, मिशन का उद्देश्य भी पूछ सकता है, क्योंकि ये देश का पहला जो है एक्सपो स्पेस सैटेलाइट था। तो इस मिशन का दोस्तों उद्देश्य क्या था, तो जो दोस्तों ब्लैक होल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो ये ब्लैक होल है दोस्तों, ठीक है, और साथ ही साथ जो आपके जो न्यूट्रिनो जो तारे हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिनो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन जो तारे हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन तारे, मैं लिखती जा रही हूं, आप लोग भी साथ में लिखिएगा। ऐसे जो खगोलीय, ठीक है, स्रोत है उनका अध्ययन करना। तो एक तरीके से जो खगोलीय स्रोत है दोस्तों, ठीक है, उन खगोलीय स्रोतों का, ठीक है, अध्ययन करना, ठीक है, यही इसका उद्देश्य था। किसका दोस्तों, तो ये देश का जो पहला एक्सपो सैटेलाइट है, यानी कि एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये रॉकेट जरूर याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ये C58 था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों की बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया दोस्तों। कहां किया गया, मथुरा के वृंदावन में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर यानी कि जो राजनाथ सिंह है, उनके द्वारा। मथुरा कहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो वृंदावन है, वहां पे बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इस सैनिक स्कूल का नाम क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये संवित, ठीक है, क्या नाम है इसका, संवित गुरुकुलम, ठीक है, क्या नाम है, संवित गुरुकुलम बालिका, ठीक है, सैनिक स्कूल, बालिका सैनिक स्कूल, ये इसका नाम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों की 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों। किसे किया गया है, तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है दोस्तों, वित्त आयोग के बारे में पढ़ना। तो ये हमारी क्या है, एक संवैधानिक निकाय, यानी कि संविधान में इसका उल्लेख किया गया है दोस्तों। किसमें किया गया है, तो आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों कि यहाँ से स्टैटिक्स पोर्शन को कवर करना, क्योंकि ध्यान रखिएगा मैं आपको करंट पढ़ा रही हूँ। और वित्त आयोग चूंकि चर्चा में हर साल 5 साल पे इसका गठन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है वो कहाँ पे प्रस्तुत की जाती, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये स्टैटिक पोर्शन ध्यान रखिएगा। और चूंकि 16वें वित्त आयोग का जो गठन किया गया है, ये किया गया है दोस्तों, ये इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो अरविंद पनिगड़िया बने हैं। तो ये जो 14वें वित्त आयोग का दोस्तों आपसे कार्यकाल पूछ सकता है, ठीक है, क्या पूछ सकता है, कार्यकाल। तो ये कब तक रहेगा दोस्तों, तो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा दोस्तों वो 31 अक्टूबर से शुरू होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 31 अक्टूबर। जो इसका कार्यकाल कब तक है दोस्तों, तो ये 31 अक्टूबर से, ठीक है, 2025 तक जो है इसका कार्यकाल रहेगा।
ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा इसकी जो सिफारिशें होंगी दोस्तों, ठीक है, इसकी जो सिफारिशें होंगी वो किस वर्ष तक लागू रहेंगी दोस्तों, तो ये वर्ष आपसे पूछा जा सकता है। तो 1 अप्रैल से जो ये सिफारिश किया जाएगा दोस्तों वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी, जो कि 31 मार्च, ठीक है, ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2031 जो है लागू रहेंगी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, ये इसका कार्यकाल ध्यान रखिएगा। अच्छा, 15वें वित्त आयोग, अगर आपसे पूछा जाए भाई 15वें वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों एनके सिंह थे, ठीक है। कौन थे दोस्तों, एनके सिंह, ठीक है, एनके सिंह, ये भी नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे और इनका जो टाइम पीरियड था दोस्तों, इनका जो सिफारिशें लागू हुई थी 2020 से 2025 तक, 5 वर्ष के लिए इनकी सिफारिशें लागू रहती हैं और इनका जो कार्यकाल रहेगा अरविंद पड़िगड़िया का अध्यक्ष के रूप में वो 31 अक्टूबर 2025 तक का रहेगा, ठीक है। चलिए, बाकी आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों कि इसका जो है संवैधानिक, ठीक है, जो जितनी भी चीजें दी हुई हैं संविधान में जो है वित्त आयोग के बारे में क्या क्या बात किया गया पहले, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। पहले जो है पहले जो फाइनेंस कमीशन थे दोस्तों उनका नाम वो कौन थे, अध्यक्ष कौन थे फाइनेंस कमीशन के, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आयोग में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उनका जो कार्यकाल जो था, इनकी जो सिफारिशें थी वो किस वर्ष तक लागू थी, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। चलिए अगली बात करें दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजन किया गया, कहाँ किया गया दोस्तों, तो ये राजस्थान के बीकानेर में महाजन में, ठीक है, महाजन बीकानेर में आयोजित किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा एक अभ्यास है जिसका नाम है, ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास। तो अभ्यास होता है दोस्तों वो किन्हीं देशों के बीच में होता है, या तो ये बहुराष्ट्रीय होता है या तो 2 राष्ट्रों के बीच में होता है। तो ये जो महाजन बीकानेर में आयोजित किया गया अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, ये किन देशों के बीच में आयोजित किया गया, तो आप देख सकते हैं दोस्तों भारत और संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। और किसके बीच में दोस्तों, तो यूएई, ठीक है, यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी इसकी राजधानी है। और ध्यान रखिएगा यूएई लगातार चर्चा में बना हुआ है, तो इसकी जो है आप अच्छे से लोकेशन देख लीजिए। देखिए COP 28 का भी आयोजन यूएई में किया गया, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अबू धाबी की आपकी जिम्मेदारी है कि इसको जो है, आज मैं यहाँ पे मैप लगा सकती थी चूंकि लगा नहीं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा यूएई की मैप आप देख लीजिए कहाँ पे इसकी लोकेशन है, किन सागरों से ये अपनी सीमा को साझा करता है, क्या इससे कोई स्टेट लगा हुआ है, कौन है, इस तरीके से सारी चीजें आप देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि भारतीयों को ले जाने वाले एक विमान को किस देश ने रोक लिया। तो एक विमान था दोस्तों जिसमें ये आरोप लग रहा था कि इस विमान के माध्यम से दोस्तों मानव तस्करी की जा रही, तो एक मानव तस्करी का संदेह था, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक का यहाँ पे क्या था दोस्तों, संदेह था, ठीक है, तस्करी का संदेह था, जिसके कारण जो है फ्रांस ने जो है क्या किया कि इस विमान को रोक दिया, ठीक है। तो इस विमान को दोस्तों कहाँ रोका गया, तो फ्रांस का ही एक हवाई अड्डा है, चूंकि ये भी पूछा जा सकता है कि ये हवाई अड्डा किस देश में, जो हाल फिलहाल में चर्चा में था, तो फ्रांस का हवाई अड्डा है दोस्तों जिसका नाम है, ठीक है, वैत्री हवाई अड्डा, ठीक है, वैत्री हवाई अड्डा। और इसी हवाई अड्डे पे दोस्तों, ठीक है, क्या किया गया, इस विमान को रोक लिया गया, ठीक है। और ये विमान जा कहाँ रहा था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये विमान जो है निकारागुआ जा रहा था, ठीक है, निकारागुआ। देखिए एक पीसीएस 2022-23 में क्वेश्चन भी आया था कि एक जो है नेपाल में एक विमान जो है जो दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, ठीक है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो हो सकता है आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाए क्योंकि ये भारतीयों को ले जाने वाला विमान था और इस विमान में ये संदेश था कि इस विमान के माध्यम से मानव तस्करी की जा रही है और जिस कारण से फ्रांस का ये हवाई अड्डा भी फेमस हो गया, ठीक है, वैत्री हवाई अड्डा, और ये विमान निकारागुआ जा रही थी, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला पॉइंट है कि देश ने इजराइल के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट में मामला दायर किया है। तो किस देश ने किया है, जैसा कि आपको पता है इस समय इजराइल और हमास, ठीक है, जो कि गाजा पट्टी में है, ठीक है, गाजा पट्टी में इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका ने, ठीक है, इजराइल के ऊपर, ठीक है, क्या यहाँ पे, ठीक है, एक तरीके से मानव नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में क्या किया, इजराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया दक्षिण अफ्रीका ने, ठीक है। और इस नरसंहार का आरोप लगाया दोस्तों कि इजराइल जो है हमास जो कि फिलिस्तीन, ठीक है, हमास फिलिस्तीन का भाग है, फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो है इजराइल के द्वारा क्या किया जा रहा है, बड़े जो है पैमाने पर नरसंहार किया जा रहा है, ये आरोप लगाया, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा, और इसलिए जो है यहाँ पे क्या किया गया, दक्षिण अफ्रीका ने जो है दायर किया मामला। तो आपके लिए इंटरनेशनल न्यायालय भी, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, हेग में है ये, ठीक है, नीदरलैंड के हेग में जो है इसका जो है ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ये ध्यान रखिएगा। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, देखिए किन किन कारणों से न्यूज में था। एक तो दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए थे दोस्तों, ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहां पे लाके रखे गए थे, कूनू नेशनल पार्क। अब आप मुझे बताइए कि कूनू नेशनल पार्क के बाद जो है किस नेशनल पार्क में, ठीक है, इन चीतों को हस्तांतरित किया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, मैंने आपको बताया, ठीक है। कूनू नेशनल पार्क दोस्तों मध्य प्रदेश में है, ठीक है। पहले नामीबिया से चीते आए थे, फिर उसके बाद 12 चीते दोस्तों जो आए थे, कौन से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से आए थे। तो इन कारण से भी दक्षिण अफ्रीका चर्चा में था, ठीक है। चलिए अगला हमारे लिए पॉइंट है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार जो खोजा गया है, ये कैलिफोर्निया में खोजा गया है, साल्टन सी में, ठीक है। कैलिफोर्निया दोस्तों कहां पे, ठीक है, तो ये कैलिफोर्निया में खोजा गया, यूएसए के कैलिफोर्निया में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। अच्छा, भारत में भी खोजा गया था दोस्तों, ठीक है, भारत में भी जो है खोजा गया, ठीक है, राजस्थान, यहाँ पे माफ करिएगा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी जो है ये जो लिथियम का भंडार खोजा गया था। देखा जाए इस जो है लिथियम के लिए भारत बहुत अधिक जो है यहाँ पे दूसरे देशों पे निर्भर रहता है, ठीक है, बहुत सारे देशों पे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत बहुत सारे देशों पे लिथियम के लिए जो है निर्भर रहता है। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में दोस्तों कहाँ पे लिथियम का भंडार पाया गया है, ये क्षेत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ पे मिला है। तो ये देखिए जम्मू कश्मीर का जो, ठीक है, सलाल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सलाल हेमाना, ठीक है, सलाल हेमाना जो क्षेत्र है, वहां पे जम्मू कश्मीर में दोस्तों क्या मिला है, ये लिथियम का भंडार मिला है। अच्छा, एक लिथियम ट्रायंगल भी जाना जाता है, किन देशों को दोस्तों लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो लिथियम ट्रायंगल के नाम से यहाँ पे जो है 3 देश हैं दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और इन्हें जो है लिथियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन सी ये देश है दोस्तों, इधर चिली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चिली है। और इधर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा अर्जेंटीना है दोस्तों, और यहाँ पे बोल्विया है, ठीक है। कौन सा देश है यहाँ पे, बोल्विया, जो दक्षिण अमेरिका का लैंडलॉक कंट्री है बोल्विया, ठीक है। ये जो 3 देश है, इनको जो है लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, मैप देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, अगला जो है हमारे लिए देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगा, कौन सा राज्य शुरू करेगा देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन, गुजरात जो है देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करेगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भारत में आयातित कच्चे माल का भुगतान रुपए में किया, किसने किया दोस्तों, तो ये किस देश ने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने बताया ना, संयुक्त राज्य अमेरिका जो संयुक्त अरब अमीरात जो है वो लगातार चर्चा में बना हुआ है, भारत से बहुत सारे जो है इससे समझौते किए हैं, और लगातार COP 28 की बात हो दोस्तों, यहाँ पे इस वजह से भी चर्चा में रहा यूएई। और यहाँ पे जो है ये रुपए के, चूंकि जो माल का भुगतान होगा वो रुपए में किया जाएगा, इसके लिए जो है समझौता किया गया है यूएई के साथ, तो इसलिए ये चर्चा में है। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, अगला जो हमारे लिए प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है कि संस्था ने ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, संस्था ने ट्रेड पॉलिसी टूल्स फॉर क्लाइमेट शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है, किस संस्था ने, WTO ने। WTO दोस्तों कौन है, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हिंदी में कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों WTO का आपसे पूछा जा सकता है मुख्यालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जेनेवा। जेनेवा कहाँ है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। देखिएगा जिन्हें ये नहीं पता होगा तो उन्हें बहुत ही मेहनत करना होगा, ये WTO का जेनेवा तो बहुत से लोगों को पता रहता है। और इसके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों, तो ट्रेड पॉलिसी टूल फॉर क्लाइमेट शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया गया। जेनेवा के बारे में स्थापना भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, तो प्रारंभ में 1947 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1947 में इसकी जो स्थापना की गई थी वो गेट नाम से किया गया था, ठीक है, गेट नाम से। गेट क्या है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए, जनरल एग्रीमेंट, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन, ठीक है, क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ, ठीक है, टैरिफ एंड ट्रेड, ये गेट है, ठीक है। फिर आगे चल करके दोस्तों बात है यहाँ पे 1955 की, ठीक है।
तो 19 यहाँ पे 1944 की, ठीक है, 1994 की बात है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों एक समझौता हुआ, ठीक है, मारेकश समझौता, मारेकश, ठीक है, मारेकश एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, मारेकश एग्रीमेंट हुआ दोस्तों। और ये कहाँ पे हुआ? मारेकश जो कि मोरक्को, जो कि एक प्लेस है दोस्तों, यहाँ अफ्रीका में, मोरक्को में, ठीक है, एक प्लेस है मोरक्को में, वहीं पे मारेकस है, वहां पे एग्रीमेंट हुआ 1994 में। और इसी एग्रीमेंट के बाद देखा जाए जो गेट है उसका नाम परिवर्तित करके इसकी जगह पे, ठीक है, WTO की स्थापना की गई। और WTO 1 जनवरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1995 से अपना कार्य करना प्रारंभ किया। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड है जो कि ध्यान रखिएगा, WTO के बारे में पूछा जा सकता है। अगला दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? हिम तेंदुआ के बारे में। क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो हिम तेंदुआ बहुत ज्यादा है कि हिम तेंदुआ से, लेकिन यहाँ पे देखिए न्यूज क्यों है हिम तेंदुआ से संबंधित कि एक देश है जिसने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। तो कौन सा दोस्तों वो देश है? ये है किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान ने दोस्तों क्या किया है कि हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। किर्गिस्तान दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक आपका सेंट्रल एशिया का कंट्री है, ठीक है, मध्य एशिया का, और ये पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान के साउथ में आपको किर्गिस्तान देखने को मिल रहा है, जिसकी कैपिटल है दोस्तों बिश्केक, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसकी कैपिटल बिश्केक है। और अगर आपसे इसकी करेंसी पूछी जाए दोस्तों, करेंसी क्या है इसकी, तो सोन जो है वो इसकी करेंसी है, ठीक है। और अगर आपके इसके प्रेसिडेंट पूछा जाए दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इसके जो प्रेसिडेंट है वो सदीर झापारोव है, ठीक है। कौन है दोस्तों? सदीर, ठीक है, झापारोव जो है वो इसके प्रेसिडेंट है। ये चूंकि लैंडलॉक कंट्री, तो आप ये देख सकते हैं ये अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है दोस्तों, तो कजाकिस्तान से करता है। ईस्ट में देखेंगे तो चाइना से ये घिरा हुआ है, साउथ में देखेंगे तो ये तजाकिस्तान से घिरा हुआ है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो ये उज्बेकिस्तान से, ठीक है, ये अपना जो है बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इतनी आपको इंफॉर्मेशन काफी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हिम तेंदुआ के बारे में। दोस्तों हिम तेंदुआ के संरक्षण की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है भारत सरकार के भी द्वारा कई सारे जो है कार्य चलाए जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लद्दाख, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। लद्दाख की बात करें दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, लद्दाख प्लस हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का दोस्तों ये राज्य पशु है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी अगर बात करें दोस्तों, तो इसके संरक्षण के लिए भारत में, ठीक है, एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट जो है चलाया जा रहा है? देखिए जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 में चलाया गया, इसी तरीके से प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1994 में चलाया गया। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट जो है स्नो लेपर्ड भी भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है दोस्तों। किस उद्देश्य से? तो जो ये स्नो लेपर्ड है इसको संरक्षण देने के लिए। इस प्रोजेक्ट को दोस्तों कब शुरू किया गया? तो 2009 में जो है इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कि इसको IUCN के रेड लिस्ट में जो है कौन सा स्टेटस इसको प्राप्त है IUCN के रेड लिस्ट में, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जो है सुभेद्य, ठीक है, यानी कि ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। इसको जो है संरक्षण देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, यानी कि इसकी संख्या बहुत कम है, ठीक है। अगर हम साइट्स की बात करें दोस्तों, साइट्स के किस लिस्ट में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये कैटेगरी 1 में आता है, परसिस्ट 1 में जो है इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के किस लिस्ट में ये आता है, तो अनुसूची 1, ठीक है, यहाँ पे अनुसूची 1 में जो है ये शामिल किया जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों, इसको माउंटेन घोस्ट भी कहा जाता है, यानी कि पहाड़ों का भूत भी इसे कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि ये जो है अंतरराष्ट्रीय विश्व लेपर्ड दिवस भी मनाया जाता है, स्नो, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस भी मनाया जाता है। तो जो डे सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, वो 31 अक्टूबर को, माफ करिएगा दोस्तों 23 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। इतनी भी चीजें अगर आप याद रखेंगे तो यहां से भी संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाया गया। किसके कार्यकाल को बढ़ाया गया दोस्तों? तो ये यहाँ पे दुर्गा शंकर मिश्रा है जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव है, और इनके कार्यकाल को दोस्तों पुनः बढ़ा दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितने दिनों के लिए बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया दोस्तों 6 माह के लिए, ठीक है, कितने दिनों के लिए? 6 माह के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है, ठीक है। चलिए
अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्य प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। किस राज्य से? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि रानी दुर्गावती श्री अन्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। और यहाँ पे रानी दुर्गावती देखिए स्टेशन भी नाम का भी बदला गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और ये योजना किससे संबंधित है दोस्तों? ये जो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है दोस्तों, तो ये मोटे अनाज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो मोटे अनाज होते हैं, ठीक है, मोटे अनाज के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, के उत्पादन से ये संबंधित है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों की, यहां पे हम बात करें तो ये जो है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, प्रोफेसर वीआर कंबोज को जो है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए एमएस स्वामीनाथन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका पिछले वर्ष अभी निधन भी हुआ है दोस्तों। और ये ध्यान रखिएगा, ये भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक थे, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक थे, ठीक है। और पिछले वर्ष इनकी मृत्यु हुई और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनको मरणोपरांत क्या किया गया है? 2024 के भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, ठीक है, भारत रत्न से इनको सम्मानित किए जाने की भी घोषणा की गई है। तो इसलिए एमएस स्वामीनाथन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते, ठीक है। चलिए अगला है कि मंदिर सहित 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। कौन से मंदिर में दोस्तों? तो यहाँ पे जो है मोडेरा स्थित जो सूर्य मंदिर है, जो कि कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सूर्य मंदिर है, ठीक है, गुजरात का कहाँ पे? ये मोडेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देख लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, अच्छे से। बाकी हम बात करें दोस्तों, ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया गया है मोडेरा स्थित सूर्य मंदिर का दोस्तों, तो ये आपके लिए भी ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या किया गया है दोस्तों कि 4000 से अधिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 4000 से जो अधिक है उतने लोगों ने क्या किया यहाँ पे जो है एक तरीके से, ठीक है, 4000 से अधिक लोग जो थे उन्होंने एक साथ सूर्य नमस्कार किया, जिसके बाद से जो है ये पुरस्कार दिया गया है। अगली बात करते हैं दोस्तों की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया। कहां पे किया गया दोस्तों? तो ये किया गया लखनऊ में। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो उद्घाटन किया गया है, ये आपदा प्रबंधन के लिए किया गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। इस केंद्र का नाम अगर आपसे पूछा जाए, ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है दोस्तों, ये जो है कोई भी किसी तरह की आपदा आएगी तो उसके पहले ही आप लोगों को अलर्ट कर देगा। और इस केंद्र का, इस सेंटर का नाम अगर देखा जाए दोस्तों क्या है? तो राहत, ठीक है, राहत वाड़ी सेंटर, ये इसका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए अगले हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, देखिए ये छूट गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का राष्ट्रपति पुनः नियुक्त किया गया दोस्तों। किसे किया गया है? तो फेलिक्स लोसोकेदी को जो है ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के फिर से जो है राष्ट्रपति बने हैं, सेकंड टाइम ये बनाए गए, ठीक है। चलिए अगला है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि राज्य से 10वीं शताब्दी का शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शन प्राप्त किया गया है किस राज्य से? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गोवा से। और ये 10वीं शताब्दी का शिलालेख प्राप्त हुआ है। और ये जो कदम डायनेस्टी थी, ये ध्यान रखिएगा, ये जो कदम इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है, तो जो कदम डायनेस्टी थी दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो शिलालेख है ये कदम राजवंश से संबंधित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, से संबंधित है। और ये शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? ये जो इंस्क्रिप्शन है ये किस लैंग्वेज में लिखा गया है दोस्तों? तो ये कन्नड़ में लिखा गया है प्लस संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है, कन्नड़ और संस्कृत में ये लिखा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, देखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश में पहले फ्लोरिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। कहां किया गया? प्रयागराज में किया गया, ठीक है। फ्लोरिंग, चूंकि फ्लोर ये एक तरीके से तैर रहा है, तो ये फ्लोर हो रहा है तो किस राज्य, किस मतलब नदी में तैर रहा है? तो ये ध्यान रखिएगा, यमुना, जो कि गंगा की सहायक नदी। और प्रयागराज में दोस्तों आपको पता है संगम है, जो कि गंगा यमुना का, ठीक है, संगम है, यहाँ महाकुंभ भी लगता है। और यहाँ पे देखा जाए यमुना नदी पर जो है उत्तर प्रदेश में पहला फ्लोरिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अगला है, हाल में किसके कारण आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवी भालू की मृत्यु हो गई? तो देखिए आर्कटिक जो क्षेत्र है दोस्तों, जो कि आप ये देखिए, ये जो क्षेत्र है कनाडा और रशिया के ऊपर वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आर्कटिक क्षेत्र है। और यहाँ पे अभी ध्रुवी भालू की मृत्यु हुई है किस इन्फ्लुएंजा के कारण? ये एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे हम आमतौर पर बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कोची लक्षद्वीप आइसलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। जनवरी 2024 में जो है इसका उद्घाटन किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। ठीक है, अगला है यूरोपीय निवेश बैंक की पहली जो है महिला अध्यक्ष बनी, यानी कि ये जो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है उनकी पहली महिला जो अध्यक्ष बनी है वो नाडिया कैल्विनो बनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ध्यान रखिएगा WTO की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, उनसे भी प्रश्न पूछा गया था कि वो किस देश से संबंधित है। तो जब महिला होती है और ऐसी कोई महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं जहां पे वो पहली बार मतलब महिला अध्यक्ष वगैरह बनती है, तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। इस बार देखिए आपके RO में भी पूछा गया था कि जो उस समय मल्टीपल वो जो मैच द फॉलोइंग में था, देखिए वहां पे जो रेलवे की जो पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई वो भी पूछा था। तो इस तरीके के प्रश्न पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे लिए कि अगला जो पॉइंट है, राज्य ने रतले जल विद्युत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों किस राज्य ने किया है? तो राजस्थान ने किया। ठीक है, तो ये रतले जल विद्युत परियोजना यानी कि किसी नदी पे होगी। तो दोस्तों ये किस नदी पे है? तो सिंध की सहायक नदी है दोस्तों चेनाब। चेनाब की जो है चेनाब नदी पर ये रतले जल विद्युत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो है इसके लिए जो है समझौता हुआ है चेनाब नदी पे। ये ध्यान रखिएगा, रन ऑफ द रिवर परियोजना है। ठीक है, मतलब बहते हुए जल में है ये, रन ऑफ द रिवर मतलब इसके पानी को रोका नहीं जाएगा। ठीक है, रन ऑफ द रिवर परियोजना है। इसकी क्षमता अगर देखा जाए तो 850 मेगावाट की है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणाली या तकनीकी पर आधारित जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहली सौर परियोजना शुरू की गई। कहां शुरू की गई? जो दोस्तों लक्षद्वीप में शुरू की गई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है, राज्य ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया। देखिए इससे नाम से ही पता चल जा रहा है ये एक बंगाली भाषा है, तो आपको इतने से तो अनुमान लग ही जाएगा कि ये वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया होगा। बांग्लार माटी बांग्लार जल, इसको राज्य की घोषित किया गया, राज्य की। ठीक है, यानी कि स्टेट जो है सॉन्ग डिक्लेयर किया गया है। और ये दोस्तों चूंकि ये सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है, जो रचना की गई थी इसको जो लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था। और ये किस घटना के दौरान जो है लिखा गया था? किस घटना के दौरान? तो ये ध्यान रखिएगा, ये किस घटना के दौरान? तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी दौरान जो है इस सॉन्ग को लिखा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये भारत के इंद्रमणि पांडे हैं दोस्तों। जो भारत के इंद्रमणि पांडे हैं ये ठीक है बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। बिम्स्टेक देखिए दोस्तों ये संस्था आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बिम्स्टेक के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यानी कि बे ऑफ बंगाल से लगे हुए जितने भी देश हैं वो आपस में मल्टी सेक्टोरल यानी कि मल्टी सेक्टर में एक दूसरे को क्या करेंगे? टेक्निकल और साथ ही साथ इकोनॉमिकल जो है कोऑपरेट करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो 1997 की बात है। ठीक है, एक बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था। बैंकॉक दोस्तों ध्यान रखिएगा ये थाईलैंड की कैपिटल है। थाईलैंड में एक मीटिंग बैठाई गई और उस दौरान 1997 में ठीक है एक बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ। उसके बाद से ठीक है यहाँ पे ठीक है जो है 4 मेंबर्स के द्वारा, ठीक है ध्यान रखिएगा, जो है 4 लोगों के द्वारा 4 मेंबर्स स्टेट थे। कौन कौन से थे दोस्तों? ये बांग्लादेश था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कौन कौन से मेंबर्स हैं। ये नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। ठीक है, तो जो 4 मेंबर स्टेट थे दोस्तों वो ध्यान रखिएगा, जो स्टैब्लिश थे, बांग्लादेश था, ठीक है, इंडिया था, ठीक है, श्रीलंका था, और अगर हम बात करें दोस्तों तो थाईलैंड था। ठीक है, आगे चल करके देखा जाए दोस्तों तो इसमें जो है 2009 यहाँ पे ठीक है ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में नेपाल बना। आगे चल करके अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आगे चल करके ठीक है नेपाल जुड़ा, ठीक है नेपाल जुड़ा, फिर भूटान जुड़ा, ठीक है, उसके बाद म्यांमार जुड़ा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसमें जो है 2 दक्षिण एशिया के देश है, माफ करिएगा 5 जो है साउथ एशिया नेशन है दोस्तों।
साउथ एशिया के देश हैं, और 2 जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के देश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साउथ ईस्ट कौन कौन से, थाईलैंड और म्यांमार। ठीक है, तो बिम्स्टेक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का नया अध्यक्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अध्यक्ष है, किसे चुना गया है, तो ये शशि सिंह को जो है अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया है। अगली बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया, कब मनाया गया दोस्तों, 23 दिसंबर को मनाया गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ये दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है चौधरी चरण सिंह, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश के थे ये चौधरी चरण सिंह, हवाई अड्डा भी लखनऊ में। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था दोस्तों, चौधरी चरण सिंह। देखिए 2 नाम आ गया, जिसको इस साल 2024 में जो भारत रत्न दिया गया था, जिसको यानी कि एक हमने MS स्वामीनाथन को देखा और चौधरी चरण सिंह, इनको भी दोस्तों जो है, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की बात जो है घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रीय किसान दिवस चूंकि इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और हम देख रहे हैं भारत रत्न है को इनको भी सम्मानित किया गया। तो आइए बात कर लेते हैं भारत रत्न के बारे में। दोस्तों भारत रत्न की जो शुरुआत की गई थी वो ध्यान रखिएगा, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1954 में किया गया था। इसको 2 बार टर्मिनेट भी किया गया था, यानी कि 2 बार इसको रोका भी गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछा जाता है। अच्छा, इसको जो है एक बार में कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो एक बार में 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन इस बार जो है, इस बार 5 लोगों को दिया गया। कभी कभी ऐसे अपवाद स्वरूप होता है। पहली बार ये जो भारत रत्न दिया गया था दोस्तों, वो 3 लोगों को दिया गया था। एक तो श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था, तीसरे जो व्यक्ति थे वो चंद्रशेखर वेदांत रमन को जो है दिया गया था। तो ये 3 लोगों को पहली बार दिया गया था। कब दिया गया था, 1954 में दिया गया था। इस साल 2024 में दोस्तों जिसमें हम बात करें तो जो है 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। एक तो समाजवादी जो नेता थे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, उनको दिया जा रहा है। दूसरे देखा जाए एक राजनेता, साथ ही साथ पूर्व उप प्रधानमंत्री थे दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी, उनको दिया जा रहा है, जिन्होंने बीजेपी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूर्व प्रधानमंत्री दोस्तों PV नरसिम्हा राव को दिया जा रहा है, जिन्होंने LPG रिफॉर्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिस साल ये प्रधानमंत्री थे उसी साल LPG रिफॉर्म हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को दिया जा रहा है, और साथ ही साथ देखा जाए वैज्ञानिक जो थे MS स्वामीनाथन को दिया जा रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों 5 लोगों में से 4 लोगों को मरणोपरांत दिया जा रहा है। ठीक है, और एक लोग हैं जो जीवित है, यानी कि जो राजनेता पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, उनको दिया जा रहा है। ठीक है, ये जीवित है, बाकी लोग जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये जो है भारत रत्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 20वां जो है सुब्रतो मुखर्जी सेमिनार आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया, तो मानेका शाह सेंटर जो कि दिल्ली में है, वहां पे इसका आयोजन किया गया। इस सेमिनार का विषय क्या था, अगर आपसे पूछा जाए थीम क्या था दोस्तों, तो वो ध्यान रखिएगा, लिख देते हैं हम यहाँ पे, आप भी लिखते रहिए, भारत और, ठीक है, वैश्विक, ध्यान रखिएगा, भारत और वैश्विक दक्षिण, ठीक है, दक्षिण, चुनौतियां, ठीक है, चुनौतियां और अवसर, चुनौतियां और अवसर, ये इसका वो था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो कैप्स के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, कैप्स के द्वारा। कैप्स क्या है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, सेंटर फॉर, ठीक है, सेंटर फॉर एयर, ठीक है, पावर स्टडीज, एयर पावर स्टडीज, ठीक है, ये इसके द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि रॉबर्ट एम सोलो का निधन हो गया है। ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। अच्छा, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको जो है अर्थशास्त्र में 1987 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1987 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिस कारण से ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, रॉबर्ट एम सोलो। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट एम सोलो जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये अमेरिकी अर्थशास्त्री थे और इनको 1987 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों यहाँ पे इंडियन एयर पावर
कंटेम्परेरी एंड फ्यूचर डायनेमिक्स पुस्तक किसकी है दोस्तों, यानी कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये डॉक्टर दीपेंद्रु चौधरी के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, ये जो है बुक है। और यहां पे देखा जाए दोस्तों तो ये चीजें याद ध्यान रखिएगा। चलिए अगला यहाँ पे जो पॉइंट है वो है कि अगला पॉइंट हमारा जो है कि राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये किसकी जयंती पे मनाया जाता है? तो ये महान भारतीय गणितज्ञ थे, ठीक है, जिनका नाम है दोस्तों श्रीनिवास रामानुजन, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, श्रीनिवास रामानुजम। ठीक है, श्रीनिवास रामानुजम की जयंती पर यह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि मशहूर चित्रकार और कवि जिनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका नाम क्या था दोस्तों? इमरोज। ठीक है, इमरोज इनका नाम था, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 पुस्तकों ने जीता है। किन पुस्तकों ने जीता है? एक पुस्तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक पुस्तक है जिसका नाम है अगेंस्ट ऑल ओड्स, ठीक है, द IT स्टोरी ऑफ इंडिया। दूसरी बुक का नाम है विनिंग मिडिल इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियाज न्यू एज एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये अगेंस्ट ऑल, ठीक है, ऑल ओड जो है ये किसके, इसके ऑथर कौन है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये ध्यान रखिएगा, कई लोगों ने मिलकर इस बुक को लिखा है, जिसमें पहला नाम है कृष्ण गोपाल कृष्णन, ठीक है। दूसरे नाम की बात करें तो एन, ठीक है, दया सिंधु। अगली बात करें तो कृष्ण नारायण, ठीक है, अगली बात किया जाए दोस्तों तो कृष्ण नारायण जो है इनका नाम था। और अगर पूछा जाए भाई विनिंग, ठीक है, ये जो विनिंग मिडिल इंडिया है इसके लेखक कौन थे दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, इसके TN हरि, ठीक है, ध्यान रखिएगा TN हरि। और अगली बात करें तो बाला, ठीक है, बाला श्रीनिवास के द्वारा जो है लिखा गया था, ठीक है। और ये पुस्तक जो है किसके द्वारा जो है ये प्रदान किया जाता है? तो गाजा कैपिटल के द्वारा जो है ये प्रदान किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने वन लाइनर फैक्ट को देखा, वन लाइनर के माध्यम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को भी डिस्कस किया। चलिए अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया 2023 का दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसमें देखा जाए, इसके अनुसार देखा जाए तो इस वर्ष जो जारी किया गया है 2023 में, इसमें अधिकांश देशों ने सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार का समाधान करने में बहुत कम अथवा कोई प्रगति नहीं की है। तो ऐसा कहीं में भी नहीं देखा जा रहा, बहुत सारे ऐसे देशों में देखा गया है कि भ्रष्टाचार को लेकर के जो समाधान किया जाता है उसमें बहुत ही कम किया गया या तो ना के बराबर किया गया है। इस साल देखा जाए विश्व भर के 180 देशों को, साथ ही साथ देखा जाए जो है 80 देशों को शामिल किया गया है। और जीरो से, जो जीरो के जितने करीब रहेगा वो उतना ही अत्यधिक भ्रष्ट रहेगा, जो 100 के जितना पास रहेगा वो भ्रष्टाचार मुक्त रहेगा, ठीक है। तो 0 से 100 के बीच में अंक प्रदान किया जाता है, अंक, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कौन से देश शीर्ष पे रहे, तो यहाँ पे शीर्ष पे जो देश रहा है देखा जाए 90 स्कोर प्राप्त किया है दोस्तों डेनमार्क ने। और इसके साथ देखा जाए लगातार जो है ये छठे वर्ष इस सूचकांक पे शीर्ष पे रहा है। तो यहाँ पे परसेप्शन इंडेक्शन यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की बात करें तो टॉप पे दोस्तों डेनमार्क रहा है। कौन सा देश रहा है ध्यान रखिएगा, ठीक है, डेनमार्क रहा है। वहीं हम दूसरे तीसरे स्थान की बात करें दोस्तों तो 87 अंक के साथ जो है स्कोर के साथ फिनलैंड सेकंड प्लेस पे रहा है। और न्यूजीलैंड की बात करें तो 85 स्कोर के साथ जो है ये थर्ड प्लेस पे रहा है। सबसे नीचे निम्न स्कोर पे देखा जाए दोस्तों तो 11 जो है स्कोर के साथ सोमालिया, यानी कि सोमालिया सबसे भ्रष्ट देश है। सेकंड प्लेस पे वेनेजुएला आता है। सेकंड प्लेस पे देखा जाए 3 देश आते हैं जिनको सेम स्कोर मिले हैं 13। कौन कौन से देश है? एक तो वेनेजुएला है जो कि साउथ अमेरिका का देश है, सीरिया है दोस्तों, फिर दक्षिणी सूडान है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत की इस रैंकिंग में क्या है स्थिति दोस्तों? तो ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है 2023, इसमें भारत ने 180 देशों में 93वां स्थान हासिल किया है, ठीक है, 93 प्लेस पे कितने देशों में? 180 देशों में, ठीक है। वहीं पे हम बात करें भारत ने लगभग कुल कितना स्कोर किया है दोस्तों? तो
23 में दोस्तों 39 स्कोर किया है, जो कि इंप्रूव किया है पिछले वर्ष की तुलना में, क्योंकि ध्यान रखिएगा 2022 में इसका स्कोर जो था वो 40 से कम था। ठीक है, माफ करिएगा, इंप्रूव क्या किया है, बल्कि भ्रष्टाचार बढ़ा है भारत में, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जहां ये 90 अंक पे इस बार, ये जो है 2022 में 85वें स्थान पे था। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात कर ले दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये एक इंटरनेशनल, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल जो है संगठन है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन है, और इसकी स्थापना दोस्तों 1993 में किया गया था, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं। देखिए हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें दोस्तों 2024 का ये Q1 है, 3 क्वार्टर में जारी किया जाता है, 4-4 महीने के, ठीक है, अंतराल पे किया जाता है। तो ये Q1 का जो है ये इंडेक्स है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इस इंडेक्स के आधार पे जो हम ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर जो है पासपोर्ट कौन सा है, यानी कि कौन सा देश, जिसका मतलब अगर हम पासपोर्ट लें तो दुनिया के बहुत सारे देशों में सिर्फ पासपोर्ट यानी कि वीजा मुक्त हम ट्रेवल कर सकते हैं। तो हैनले पासपोर्ट जो है दोस्तों, हैनले एंड पार्टनर जो है 2006 से जो है हर साल वर्ल्ड मोस्ट ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्ट रैंकिंग जारी करता है। और इस साल देखा जाए 2024 का जो क्वार्टर जारी किया गया Q1, इसमें जो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, ये जो है इतने सारे देश इस बार जो है सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रहते हैं। तो फ्रांस भी दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है धारण करता है। यानी कि इन 6 देशों की बात करें, जिनके भी पास इन 6 देशों का पासपोर्ट होगा, ये दुनिया के 194 देशों में क्या कर सकते हैं, बिना वीजा के जो है ये वहां पे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एक वीजा होता है दोस्तों, एक ठीक है, पासपोर्ट होता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। देखिए वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है कि भाई हमने तुमको पास किया कि तुम हमारे देश के जो पोर्ट है उनको पार कर सकते हैं, यानी कि आप जिस देश के नागरिक हैं उस देश के जो है सरकार के द्वारा एक आपको पास जारी कर दिया जाता है कि तुम ठीक है जा सकते हो इस दूसरे देश में। लेकिन जिस देश में जाएंगे उस देश की भी तो परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, तो उस देश के द्वारा जो परमिशन जारी किया जाएगा वही वीजा है। ठीक है, तो यानी कि आप इस देश में जब प्रवेश करेंगे तो इस देश के द्वारा एक पास जो है जारी किया जाएगा कि आओ तुम हमारे देश में आ सकते हो। इसके लिए वो परमिशन जो जारी किया जाता है वही वीजा, यानी कि आपको पासपोर्ट लेने के साथ आप जिस देश में जा रहे हो उसके लिए आपको वीजा का भी अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इन 6 देशों का पासपोर्ट जो है अपने पास रखेंगे तो इन 6 देशों के पासपोर्ट के माध्यम से आप 194 देशों में बिना वीजा के, यानी कि सिर्फ पासपोर्ट दिखाओ, आपको वो देश अंदर कर देगा कि हाँ भैया आओ हमारे यहाँ घूमो फिरो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भारत की दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो भारत जो है अपने नागरिकों के लिए 62 देशों में जो है वीजा मुक्त जो है जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी स्थिति गिर करके अब कितनी हो गई दोस्तों, 85वें स्थान पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले इसकी स्थिति थी दोस्तों 84 थी, लेकिन उस समय ये सिर्फ 60 देशों में। देखिए पासपोर्ट रैंकिंग में जो है भारत की स्थिति भले ही गिरी है, क्योंकि पिछले वर्ष दोस्तों ध्यान रखिएगा जो भारत था वो 2023 में दोस्तों वो 84वें स्थान पे था, लेकिन 2024 में Q1 की बात करें तो ये जो है 85 पे एक स्थान घिसक गया। लेकिन जब उसका 84 रैंक था तो ये मात्र 60 देशों में ट्रेवल कर सकता था। बावजूद इसकी रैंकिंग गिरने के 2024 में अब ये 62 देशों में वीजा मुक्त क्या कर सकता है, यात्रा कर सकता है। यानी कि रैंकिंग भले ही हमारी कमजोर हुई हो, लेकिन हमें वीजा मुक्त, देखिए अभी इसी साल देखा जाए इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन लोगों ने भारत को क्या किया था, वीजा मुक्त अलाउ किया था, उसकी वजह से ये हुआ है। मालदीव देखिए बहुत चर्चा में था, जो कि भारत का पड़ोसी देश है। ये 96 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है। इसकी रैंकिंग हमसे फिर भी बहुत ठीक है, 58वें स्थान पे है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं गोवा और विश्व बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक ने अग्रिड जलवायु वित्त सुविधा लॉन्च किया है। तो भाई किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ मिलकर के अग्रिड जलवायु वित्त सुविधा लॉन्च किया है, तो ये गोवा ने लॉन्च किया है। तो ये गोवा सरकार जो है वो विश्व बैंक के सहयोग से एक अग्रिड मिश्रित वित्त सुविधा जो है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें ये जो सुविधा है इसकी बात करें तो ये विश्व बैंक जो है भारत जलवायु और विकास भागीदार जो बैठक हुई थी 2024 के संस्करण के, उसी दौरान जो है इसकी घोषणा की गई थी। उद्देश्य क्या है दोस्तों इसका जो इनिशिएटिव है, गोवा में ठीक है कम कार्बन और जलवायु लचीला निवेश के लिए रियायती वित्तीय ठीक है वित्त तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करना, एक तरीके से कार्बन न्यूट्रल बनाना गोवा को। दायरा जो होगा
वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के प्रति संवेदनशील विभिन्न क्षेत्रों को लक्षित करने का बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण होगा। बस इतना काफी आपके लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ मिलकर के अग्रणी जलवायु वित्त सुविधा लॉन्च किया है, तो ये गोवा के साथ मिलकर के, ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां देश जो बना दोस्तों वो माल्टा बना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। माल्टा आप देख रहे हैं मेडिटेरेनियन में एक द्वीपीय देश है जिसकी जो राजधानी है वो वेलेटा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चूंकि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का ये 119वां देश बना तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दोस्तों आपको पता है, आप अक्सर सुनते होंगे दोस्तों पेरिस समझौता, ठीक है। बात है दोस्तों कोप 21 की। कोप 21 जिसका जो है आयोजन किया गया पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2015 में। इसको हम दो चीजों के लिए जानते हैं, एक तो पेरिस समझौते के लिए जानते हैं दोस्तों, दूसरी बात करें दोस्तों तो इसी दौरान जो है दो देश यानी कि भारत और फ्रांस, ठीक है। कौन दो देश? भारत और फ्रांस ने मिल करके एक जो है अलायंस की घोषणा किया जिसका नाम है ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंपॉर्टेंट ये अलायंस इसलिए क्योंकि ये पहला विश्व का ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में। कहां पे दोस्तों? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गुरुग्राम में जो है इसका मुख्यालय है और इसके वर्तमान महानिदेशक है अजय माथुर। तो ये ध्यान रखिएगा 30 नवंबर 2015 को जो पेरिस में जो कोप 21 हुआ था उसी दौरान जो है जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान में भी है यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय फ्रांस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे ओलैंडो, उनके द्वारा जो है ये घोषणा किया गया कि हम भाई मिल करके एक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाएंगे। प्रारंभ में देखा जाए इसके जो मेंबर होते थे वो कर्क और मकर रेखा के बीच के जो देश थे वो थे, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड किया गया और अब बाकी देशों को भी शामिल किया जाने लगा। तो अभी हाल फिलहाल में 119वां सदस्य देश बना है माल्टा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो एलेक्स डार्सन ने जीता है। क्या इंपॉर्टेंट है? अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, इसके बारे में वन लाइनर पढ़िएगा, काफी है। अगला है जापान का 100 वर्ष पुराना, ठीक है, सोमिन साई महोत्सव है जिसको समाप्त कर दिया गया। देखिए चर्चा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा इस न्यूज को, ठीक है, कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि सोमिन साई महोत्सव किस देश से संबंधित है? तो ये जापान से, जिसको 100 वर्षों के बाद समाप्त कर दिया गया। तो ये जापान का विचित्र वार्षिक महोत्सव जिसे नग्न महोत्सव भी कहा जाता है, ठीक है, और इसका वैसे वास्तविक नाम क्या है? सोमन साई महोत्सव। इसको देखा जाए इसकी, अब यहाँ पे देखिए इसका कारण क्या था कि बहुत सारी से जनसंख्या बढ़ी थी। जनसंख्या बढ़ने के कारण जो है क्या किया गया कि एक तरीके से जनान की चुनौतियों से वो, ठीक है, एक तो ग्रामीण और शहरी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में मनाया जाता था, वहां पे जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण इस पे रोक लगा दी गई। अब इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये हर साल फरवरी में आयोजित किया जाता था, ठंड के महीने में। बड़ी संख्या में जो पुरुष थे केवल लंगोटी पहनते थे और जाहिर तौर पर जो फसल के लिए देवता है उनका आह्वान करते थे। तो ये फसल देवताओं को खुश करने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता था जिसको अब समाप्त कर दिया गया, ठीक है। चलिए एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है दोस्तों जिसका नाम है शांति प्रयास 4। इसका आयोजन किया गया दोस्तों, कहाँ किया गया? नेपाल की राजधानी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काठमांडू में आयोजन किया गया शांति प्रयास 4, ठीक है। ये एक्सरसाइज है और ये बहुराष्ट्रीय यानी कि कई सारे राष्ट्रों के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। तो इसकी मेजबानी दोस्तों किसने किया? नेपाल ने किया, नेपाल में हुआ, ये चौथा था, ये ध्यान रखिएगा। और इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र मिशन में, ठीक है, शामिल कितने देश? 19 देशों ने जो है इसका प्रतिनिधि शामिल थे और इन्होंने जो है वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए क्या किया? सहयोगात्मक समर्पण पर जोर दिया, ठीक है। अगर हम देखा जाए नेपाल सेना और इसकी जो है एक तरीके से ये जो सहयोग यहाँ पे देखा जाए आयोजित जो किया गया, ये नेपाली सेना और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के द्वारा जो है इसको सह आयोजित किया गया। और इस अभ्यास में देखा जाए जो नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक मजबूत सैन्य सहयोग पर क्या किया है? प्रकाश डाला, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा, ठीक है, पीसीएस से संबंधित करंट अफेयर रिवीजन। बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा दोस्तों। अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा और अगर किसी चीज को आपको चाहिए कि कुछ और इंप्रूवमेंट की जाए, इसमें कुछ और चीजें जोड़ी जाए तो वो भी बताइएगा, जरूर इंप्रूवमेंट किया जाएगा। अब डेली इसी तरीके से हम आपसे करंट अफेयर रिवीजन मिलते रहेंगे। तब तक आप अपना बाकी का भी सिलेबस अच्छे से पढ़िए। इस बार की मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपका करंट रिविजन अच्छे से कराया जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।